हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हमारी ये पहली क्लास है और इसमें हम बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, इससे रिलेटेड ये क्लास है हमारी। और ये जीएस की क्लास है, यानी यहाँ पर आपको जनरल जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें और यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं किया है वो ज़रूर वॉच करें। और हमने पिछली जो वीडियोस बनाई थी वो हिस्ट्री के बारे में बनाई थी। तो आज हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। और इसमें जो लोग भी एसएससी, सीजीएल, रेलवे या फिर बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आई हूँ वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ है, यानी प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज़ है। आइए बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 में पूछे गए प्रश्न, जैसे कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान सभा की प्रारूप की समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? तो आंसर होगा इसका एक्ट ऑफ 1909। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर गृह मंत्रालय राइट आंसर होगा। अब चलते हैं ऑफलाइन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की ओर। तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। पहला ऑप्शन कहता है अधिक अनुकूलनशीलता, दूसरा ऑप्शन कहता है दृढ़ राज्य, तीसरा ऑप्शन कहता है जनता द्वारा अधिक सहभागिता और फोर्थ ऑप्शन कहता है सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर संविधान लिखित रूप में नहीं है? पहला ऑप्शन कहता है USA, दूसरा ऑप्शन कहता है UK, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान और फोर्थ है भारत। सही आंसर है UK यानी यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ का जो संविधान है वो लिखित नहीं है और यहाँ पर जो संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। USA, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? पहला ऑप्शन है राजनीतिक दलों के द्वारा नामित, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों की संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित, तीसरा ऑप्शन है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित और फोर्थ ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो सही आंसर जो होगा वो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे और कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन है 296, दूसरा ऑप्शन है 313, तीसरा ऑप्शन है 318 और डी कहता है 316। सही आंसर है 296। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1922, 1923, 1921 या 1920। सही आंसर है 1921, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इसको। तो
तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट थे, जबकि दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारतीय संविधान की जो सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई? बेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्टर ऑफर, कैबिनेट मिशन। सही आंसर है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत 1946 में किया गया और संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1909 का अधिनियम, 1919, 1935 या 1947? किस अधिनियम में सुझाव दिया गया? तो राइट आंसर होगा 1919 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, BN राव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। थोड़ा सा डिटेल में इसको हम समझते हैं। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि इसका आंसर अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। तो भारतीय संविधान केवल सरकार लोकतांत्रिक रूप में कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से उत्प्रोत है। पहला ऑप्शन है न्याय, स्वतंत्रता। गाइस ये ऑप्शंस नहीं है, स्टेटमेंट है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा। कौन सा कोड सही उत्तर है? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 या फिर सारे सही हैं? तो राइट आंसर है सारे ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिटेल समझते हैं थोड़ा सा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करती है, बल्कि यहाँ पर एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की विचारधारा से ओतप्रोत है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रवाद का किसका द्योतक है? स्वतः उदारीकरण का, प्रवृत्ति या बर्ताव का, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का, या धार्मिक रूढ़िवादिता का? तो सही आंसर है सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। स्वतंत्रवाद या फिर उदारवाद स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 या भाग 1? सही आंसर है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। डिटेल में समझते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किसके रूप में घोषित किया गया है? 1 प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, 1 समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, 1 प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर 1 गणराज्य? सही आंसर है 1 प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय
संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। दूसरा ऑप्शन कहता है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य या फिर लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, या लास्ट है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो सही ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समता, समाजवादी या न्याय? सही उत्तर है समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व? राइट आंसर जो होगा वो है जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व। अगला थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं आगे। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ है कि एक ऐसी शासन पद्धति से जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 नवंबर 1951 या 26 नवंबर 1930 या फिर 26 नवंबर 1949? सही आंसर है 1949, 26 नवंबर। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना क्योंकि संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेद को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया? राइट आंसर है 1 बार संशोधित किया गया है। और संविधान की उद्देशिका एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आइए थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय? सही उत्तर है संघीय, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या वयस्क मताधिकार का? सही आंसर है वयस्क मताधिकार का। आइए थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लिखित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं मूल अधिकारों में, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में या फिर मूल कर्तव्य में? तो यहाँ जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का, तो ये हो जाएगा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए डिटेल समझते हैं। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान की किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। इन
बेरुबानी यूनियन मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने की कुंजी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368 या संविधान में कहीं नहीं। सही आंसर है संविधान में कहीं नहीं। संघ का यानी फेडरेशन का यूज कहीं पर नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ इसको बोला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? परिसंघ कल्प, एकात्मक, राज्यों का संघ या परिसंघ? सही आंसर है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में ऐसा बोला गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य? तो सही आंसर है राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? सही आंसर है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी। रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका आंसर डायरेक्टली आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप? सही आंसर है सरकार का संघीय स्वरूप यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक विधानसभा का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि है। चूंकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं करती, और इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निष्पक्षता से यहाँ पर निपटा सके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या फिर 6? सही आंसर है यहाँ पर 7 नहीं होगा बल्कि 8 क्या है? तो यहाँ पर संघ राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28, 27, 30 या फिर 29? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 28 होगा। टोटल कितने हैं? तो यहाँ पर 28 है। पहले 29 हो गया था लेकिन अभी इस टाइम ये लेटेस्ट का है तो यहाँ पर 28 है, तो आप इसको ठीक कर लें, करेक्ट कर लें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लक्काद्वीप, मिनिकोई और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? 1973, 71, 70 या फिर 72? सही आंसर है 1973। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली? तो सही आंसर है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। और आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको हम समझते हैं। तो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र हैं और इसे पुनः 370 के तहत विशेष राज्य का अधिकार का दर्जा दिया गया है, जबकि भारत में 7 केंद्र शासित, 7 नहीं यहाँ पर हो जाएगा 8 केंद्र शासित और राज्य क्षेत्र हैं। तो ये सारे इनके नाम दिए गए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, तो पहला ऑप्शन कहता है 17 राज्य और 6 संघ बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, या 15 राज्य और 9 संघ राज्य? तो सही आंसर है 14 राज्य संघ और 6 यहाँ पर क्या बने? तो राज्य क्षेत्र बने थे। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको हम समझते हैं। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और 6 संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है?
मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या फिर सरकार के आदिवासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। राइट आंसर जो होगा वो है जीवन का अधिकार। ये क्या है? राजनीतिक अधिकार नहीं है। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के तहत मौलिक अधिकार है। विकल्पों में दिए गए अन्य अधिकार राजनीतिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? 1952 में, 76 में, 79 में या 81 में? राइट आंसर होगा 1976, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए इसको हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको, और ये लागू कब हुआ? 77 में लागू हुआ, 3 तारीख पहला महीना। और भारतीय संविधान में भाग 4(1)(a) तथा अनुच्छेद 51(a) जोड़कर भारतीय नागरिक के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई थी। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949? राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1950, 26 जनवरी। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई और इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसी तिथि से ही यद्यपि संविधान की नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम सदस्य से जुड़े उपबंध यहाँ पर लागू कर दिए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही पूर्णतः लागू हुआ तथा इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 31 दिसंबर 1949? राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी 26 नवंबर 1949 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पहला ऑप्शन, भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान अंगीकृत किया गया था। इस दिन भारत का गणतंत्र दिवस मना, या फिर इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ कब पूरा हुआ? पहला 26 जनवरी 50 में, 26 जनवरी 1949 में, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1949? राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो राइट आंसर जो होगा वो है 26 जनवरी 1950, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पर इसमें रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको आंसर बता दिया गया है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव या फिर M.K. मुंशी? राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या बी.आर. अम्बेडकर? बी.एन. राव थे। अभी इसका आंसर आपने यहाँ पर रीड किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है? पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या अकुशल प्रशासन? राइट आंसर होगा पृथकता का खतरा, ऑप्शन नंबर 1। आइए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होता है, जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियाँ केंद्रीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती है, परंतु इस पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप
लगता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसके दुशासन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती हैं। यहाँ निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? लोकतांत्रिक राज्य की, सर्वसत्तात्मक राज्य की, समाजवादी राज्य या साम्यवादी राज्य? सही आंसर है समाजवादी राज्य की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है और सारी सत्ता सर्वहारा के अधिनायकत्व के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय संगठन में केंद्रित रहती है। उदाहरण के लिए पूर्व सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44। ये कहता है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां 1971, 42वां 1976 या 44वां 1978? सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? सही आंसर होगा इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार? तो सही उत्तर है संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ये कहाँ पर है? तो अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता वहाँ पर व्यवस्था इस तरह की है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2, 3, 4 या 5? सही आंसर है भाग 2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के या फिर यूएसए? तो राइट आंसर होगा कनाडा। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को ना अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया, अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से या फ्रांस से? राइट आंसर होगा कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या यूनाइटेड किंगडम? राइट आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन की, यूएसए की, फ्रांस की या फिर स्विट्जरलैंड की? तो सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। ये कहाँ की विशेषता है? तो ब्रिटेन की विशेषता है। विधि का शासन का जो सीधा मतलब होता है वो क्या होता है? इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। कोई व्यक्ति चाहे कितने भी उच्च पद पर पदासीन क्यों ना हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं रहेगा। इसको ही हम क्या कहते हैं? विधि का शासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव? सही आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53। ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण का सदस्य नहीं था? बी.आर. अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंकर या राजेंद्र प्रसाद? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया गया था एग्जाम में। आइए हम डिटेल पहले जानते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में गोपालाचारी, अयंकर और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, इसलिए आप समझ गए होंगे। भारतीय संविधान की प्रारूपण में बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष तथा के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर, एन. माधवराव, डी.पी. खेतान, एन. गोपाल स्वामी अयंकर और मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे इसके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिनमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। थर्ड ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। लास्ट है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ समझाने वाला नहीं है, वही चीज़ें यहाँ पर नोट की गई हैं। तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर होगा यूएसए से, अमेरिका से ली गई हैं। और थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर अमेरिका से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? राइट आंसर है अपने भारत का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर कितने 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची यहाँ पर हैं और वर्तमान में कितने हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर? ऑप्शन नंबर डी कहता है केरल। राइट आंसर होगा J&K, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संघ सूची में कितने मदे तो इस ऑप्शन की ओर चलते हैं। 52, 66, 97, 99? राइट आंसर होगा 97। आइए डिटेल समझते हैं इस क्वेश्चन का। तो विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में विभाजित किया गया और ये 3 सूची कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66, समवर्ती में 47। संघ सूची में यहाँ पर 2A, 92A, 92B के रूप में 3 अतिरिक्त विषय भी शामिल किए गए हैं, लेकिन अनुसूची की अंतिम संख्या 97 है, ना कि 100। किसी भी रूप में सूचियों की संख्या 99 नहीं हो सकती, जिससे SSC ने अपने उत्तर के रूप में स्वीकृत किया है। इस प्रकार यह विकल्प उत्तर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थानीय सरकारें आधार हैं अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का? राइट आंसर होगा लोकतंत्र का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। स्थानीय सरकार का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 60। ये कहता है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है? दलीय, संसदीय, जातीय या फिर आर्थिक? राइट आंसर होगा जातीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की जाती थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के 6 वर्षों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए है, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लोकतंत्र प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण या उक्त सभी? राइट आंसर है, सारे ही सही हैं। आइए डिटेल समझते हैं। किसी देश में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए उपयुक्त सारे विकल्प यहाँ पर सभी आवश्यक हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा, जिसमें हमने बात की भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर
किसकी बात की, तो इंडियन पॉलिटी की बात की और इसका ऐतिहासिक जो पहलू था उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आगे हम बात करेंगे, अगला टॉपिक लेकर आएंगे। और ये सारे वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जो लोग जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।